बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने समय रहते हुए फिर एक बार सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, 8वां वेतन आयोग बैठा करके, और इससे हमारे 40 लाख जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनके परिवार और जो मिलिट्री के लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, उन सबको बहुत खुशी होगी, उनके परिवारों को बहुत खुशी होगी। बहुत प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। सैनिक भाइयों, जो 8वें वेतन का ऊपर जो बता दिया है सरकार का तरफ से, आप लोग को 8वें वेतन मिलेगा। उसी का बाद से जो केंद्रीय कर्मचारी है पूरे के लिए उनका चेहरे में खुशी दिस रहा है। क्यों बोलने से और एक साल में अपना बेसिक में बढ़ोतरी होगा, सरकार का तरफ से अपना लिए बड़ा एक तोहफा आने वाला है, अपना हक है वो आने वाला है बोलकर। आज हम सबके लिए एक बड़ा सुकून भरा दिन है, क्योंकि भारत सरकार ने तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और जो हमारे तमाम यूनिफॉर्म पैरामिलिट्री और मिलिट्री के लोग हैं उनके लिए वेतन आयोग की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ये वेतन आयोग जो है वो जनवरी 26 से लागू होगा। तो ये आप सबके संघर्ष का परिणाम है। आप तमाम साथियों ने चुनाव होने के बावजूद इस बात का संकल्प लिया था कि जनवरी के महीने में अगर सरकार इसका ऐलान नहीं करती है पे कमीशन का, तो फरवरी माह से आपका संघर्ष शुरू हो जाएगा। आपकी इस आवाज़ ने, आपके संघर्ष के फैसले ने भारत सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया है, और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने आज इस पर फैसला लेने का काम किया। हमने उनको नेशनल काउंसिल जेसीएम की ओर से, यार की ओर से बधाई भी दी है, और आशा किया है कि ये जो पे कमीशन है वो साल भर के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। ये दिख रही है ना भाई, ये कारावास है, इनके अंदर 1.5 करोड़ का पैकेज है भाई, बढ़िया वाला। जो इनके अंदर गया वो आज तक मिला ही नहीं, बस घर वालों को 1.5 करोड़ रुपए जाते हैं सीधे। देख लो भाई, और ये पार्टी है, देख लो भाई, ऐसे बोल देते हो उनको भाई पैसे दे दे यार 2000 रुपये तेरा भाई दिक्कत में तो हम हैं, तुम कहाँ दिक्कत में। सैनिक भाइयों, जो अपना भाई लोग जो पोस्ट में रहता है, जो आर्मी में जो सर्विस करने वाला आकर इधर सरकार से मांग कर धरना नहीं कर सकता है, लेकिन अपना लिए कुछ बेनिफिट मिलना बोलने से जो सिविल एम्प्लॉई है, जो इंडियन रेलवे है और उस सिविल का जो कर्मचारी है, उन लोग ही करना पड़ेगा। और अपना पिंचनर्स भाई है, जो अपना माजी सैनिक, उन लोग भी कर सकता है, लेकिन जो सर्विस वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको जो सरकार दे दिया वो ले लिया, वो चुपचाप बैठ गए, वही है, और कुछ भी नहीं कर सकता है। सरकार ने सोच कर ही दे दिया है। जो कुछ आदमी तो बहुत कुछ बताते रहता है, वो पूरा हम लोग सुनना नहीं है। हमारे लिए सरकार 8th CPC दे रहे। इसी में क्या है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी में ऑफिसर से अलग, जवान अलग, फिटमेंट फैक्टर अलग अलग नहीं देना चाहिए। हमारे लिए भी कुछ हाइक कर कर फिटमेंट फैक्टर देना बहुत ज़रूरी है। जो जवान तो वो सुबह से लेकर शाम तक वो सेना में रहकर जो अपना भारत माता का सुरक्षा में ही पढ़कर रहता है, उसके लिए तो वो वेतन का बारे में सोचता ही नहीं है। उसको सोचने का वो दिमाग में आता ही नहीं है, कभी उसका वेतन का बारे में सोचना का आता ही नहीं है दिमाग में। हम लोग भी तो हमारे लिए भी कभी भी हम सोचा ही नहीं है, किसी से पूछा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सभी का यही हालत है। फौजी भाई लोगों का फौजी में जाने के बाद यही हालत होता है। जो सिविल एम्प्लॉय क्या है, कैलकुलेशन करते बैठते रहता है, इतना इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। वो करना चाहिए, वो करने से ही हमारे लिए मिलेगा, जो सेना के लिए भी बेनिफिट मिलेगा। इसी में क्या हो गया, जो 7th CPC में बहुत प्रॉब्लम आया था, उसी तरह नहीं आना चाहिए।
पूरा को बराबर मिलना चाहिए। जो पेंशनर्स के लिए पूरा पेंशनर्स की एक ही दे दिया, लेकिन जो सर्विस में था ऑफिसर्स का अलग दे दिया, फिटमेंट फैक्टर 2.81 दे दिया। हमारा भाई लोग भी सर्विस में था, उनको क्या कर दिया 2.57 दिया हुआ है सरकार। ये नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए, पूरा को बराबर देना चाहिए। इसी का कौन होता है? अपना कमांडर साहब, अपना उपाधिकारी, अपना जनरल साहब ने इसी को देखना बहुत जरूरी है। अपना जनरल साहब ले अपना जवानों के लिए बराबर मिलना चाहिए। जो माता पिता क्या करता है, जो उन लोग भूख लगने से भी खाना नहीं खाता है, जो बच्चों को खिला लेता है, उसी तरह अपना जनरल साहब ने अपना पेट भरना चाहिए। जो जवानों का, उनका देखभाल करना, उनको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिल रहे, ये देखभाल करना चाहिए। ये नहीं है उससे काम तो ले रहे, लेकिन आप लोग नहीं मांगने से कोई देता नहीं है। आप लोग एक बार जवान का भी देखो, जवान का भी एक बार देखो, उसका भी पे स्लिप लेकर एक बार चेक करो, आपको क्या मिलना चाहिए, हमारे लिए क्या क्या मिल रहा है, आपके लिए क्या क्या मिल रहे, जवान के लिए क्या क्या मिल रहे, वो भी एक बार देखकर सोच विचार कर 8 पे कमीशन में कुछ नया बेनिफिट्स मिलना चाहिए ज़्यादा। जो नया बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलने से जवान खुशी से सर्विस करेगा, उसका फैमिली भी बराबर भी अच्छी तरह, उनका बच्चों को भी कॉलेजों में पढ़ा सकता है, सब कुछ अच्छी तरह चलेगा। कृपया कर इसी में क्या है, कोई भी भेदभाव ज़्यादा 8th CPC में नहीं होना चाहिए। अनुभव, अनुशासन और प्रतिबद्धता से भरपूर है और इसे राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान देने में उपयोग में लाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सेना को राज्य सरकारों तक सक्रिय रूप से पहचान बनाने का प्रयास जारी है। उन विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि का विस्तार किया जा रहा है जहां पूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को सुदृढ़ करने में सहभागी बन सकें। इस प्रयास के 2 पहलू हैं जिन्हें समानांतर रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पहला, राज्य को अपने कार्य में वेटरन्स की समावेशिता से कैसे लाभ हो सकता है, और दूसरा, मान्यता और योगदान का एक पूरक संबंध स्थापित करना जो पूर्व सैनिकों और राज्य सरकार दोनों के लिए विन विन स्थिति उत्पन्न करे। इस तरह की कार्रवाई जिला स्तर पर भी विचाराधीन है। इस अवधारणा पर कुछ राज्यपाल के साथ चर्चा की गई जो स्वयं भी पूर्व सैनिक रह चुके हैं और इस प्रयास के मूल विचारों को उनका समर्थन प्राप्त हुआ है। इसी के मद्देनजर सारे आर्मी कमांडर साहब को अनुरोध किया गया है कि वो सारे चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखें और बताएं कि हमारे वेटरन्स के बारे में क्या उनके स्ट्रेंथ हैं जो एक प्रदेश के काम आ सकती हैं, और जब वो चीफ मिनिस्टर से मिलें तो इसके बारे में भी बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सिविल फंक्शनरीज को कितनी कुशलता से समझाया जा सके और वेटरन्स के बीच समावेशिता और सामूहिक परियोजनाओं में भागीदारी के लिए तालमेल स्थापित किया जा सके। आपके साथ यह साझेदारी केवल एक तरफा नहीं हो सकती है, यह रिकॉग्निशन और पेबैक का एक परस्पर पूरक रिश्ता है। हमें न केवल आपकी सेवाओं का सम्मान है, और इसलिए मैं यह हमेशा कहता हूं कि वेटरन्स के प्रति रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट, मान्यता और सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, और साथ ही सेना के प्रति राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी यह आपका दायित्व है। इस दिशा में बीते वर्ष 2024 में हमने कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपूर्ण किया। 12,000 लाभार्थियों को वेलफेयर स्कीम के माध्यम से तकरीबन 60,000 करोड़ से अधिक की राशि डिसबर्स की गई। 28,000 से अधिक वेटरन्स को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सेकेंड कैरियर के लिए तैयार किया गया। तकरीबन 5,500 सर्विंग एवं भूतपूर्व सैनिकों के परिवारजनों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आधुनिक जॉब्स के लिए सक्षम बनाया है। तकरीबन 450 ऑफिसर्स, 16,000 JCOs OR और 300 वेटरन्स तथा उनके परिवारों को आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया है। 12 नए MOU और 10 नए PSU के साथ MOU भी हस्ताक्षरित किए गए हैं ताकि हमारे वेटरन समुदाय के लिए रोजगार सुनिश्चित हो सके। स्पर्श माइग्रेशन की वजह से होने वाले समस्याओं के निवारण के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिसमें वेटरन हेल्प डेस्क, डिजिटल कॉल सेंटर और स्पर्श सेंटर शामिल हैं,
जिनका पेंशन संबंधित समस्याओं का समाधान करना ही एक उद्देश्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा, डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने हुक्म दिए हैं कि जब तक ये स्पर्श का मुद्दा सॉल्व नहीं होता है, CGDA पेंशन से कोई भी स्टाफ कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से जो TCS है, जो कंप्यूटर की हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, उसका पूरा स्टाफ अहमदाबाद से इलाहाबाद में भेज दिया गया है और वहीं पे बैठ के कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ जो एडजुटेंट जनरल साहब हैं, उन्होंने भी अपने नुमाइंदे वहाँ लगा रखे हैं, जो 24/7 वहाँ पर रहते हैं और जो भी एक समस्या है उसका निदान कराने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट नमन, जिसके अंतर्गत 14 केंद्र स्थापित किए हैं, जो एक कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करेगी, जो कि HDFC और मैती के सपोर्ट से हमारे वेटरन्स की सहायता करेगी। इन 14 सेंटर से हमें बहुत ही एनकरेजिंग फीडबैक मिला है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 2025 के आखिरी तक हमने निर्णय लिया है कि इसकी संख्या बढ़ाकर हम 200 कर देंगे। ये ऐसा एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट खोलना, लाइफ सर्टिफिकेट या लोन लेना, कोई भी आपकी समस्या है, हर समस्या का निदान एक ही जगह पर किया जाएगा। VSK वीरांगना सेवा केंद्र, जो आपको पता है पहले खोला गया था, इसको VSK प्लस वेटरन्स और वीरांगना सेवा केंद्र में अपग्रेड किया गया है। इसमें वेटरन्स, वीर नारियों, उनके आश्रितों के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रदान की गई है। VSK प्लस हर दिन 700 से 800 मामलों की समीक्षा कर 70% से ज़्यादा की शिकायतों को कम से कम समय में समाधान कर रहा है। इसमें आप ध्यान देंगे कि सारी हमारी वीर नारियों, वीर माताएं बैठी हुई हैं और वो जब किसी चीज़ के बारे में बातचीत करती हैं तो सामने वाला जिसकी कोई परेशानी होती है वो खुल के उसको बता सकता है, और वो जब किसी भी ऑफिस में फ़ोन करती हैं तो वो भी इस चीज़ को समझता है, उसकी अहमियत समझता है, उस पर जल्द से जल्द उसका समस्या हल करता है। इस सुविधा के प्रावधान से 2024 में तकरीबन 12 करोड़ रुपए का वेटरन्स को भुगतान हुआ। OROP 2024 के तहत पेंशन इश्यूज को एड्रेस किया गया है और उससे संबंधित एनोमलीज का निवारण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लिबरलाइज फैमिली पेंशन प्रदान करने के लिए स्पेशल ड्राइव के तहत 2250 केसेस का ब्यौरा लेकर तकरीबन 450 केसेस सुलझाए गए हैं और तकरीबन 19 करोड़ का आवंटन हो चुका है। बाकी केसेस पर भी कार्यवाही हो रही है। ECHS की पहुंच को मजबूत करने के लिए 23 नए पॉलीक्लिनिक निर्माण, 50 पॉलीक्लिनिक का अपग्रेडेशन और कर्मचारियों में वृद्धि को 1 नवंबर 2024 से रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इस साल जो हमारा सोच विचार है, जिसपे कोशिश यही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में उसका डिसीजन आ जाए, वो है मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, तकरीबन 130 से ज़्यादा। डोर डिलीवरी ऑफ मेडिसिन के बारे में होगी। साथ में हमने एक ECHS स्पर्श का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हमारे कॉलेज और स्कूल के बच्चे जो हमारे सीनियर ECHS मेंबर्स हैं, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं उनको जो परेशानियां होती हैं उसकी समस्या को हल करने के लिए वो वॉलंटियर बन के आते हैं। इसमें तकरीबन हमने 80 सर्टिफिकेट ऐसे ECHS स्पर्श के नाम पे इशू किए हैं और कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं, जिससे हमारे जो सीनियर वेटरन्स हैं उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। इन प्रयासों के अलावा आपके समर्थन देने की हमारी कोशिशें हमेशा जारी रहेंगी। साथ ही मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप परिवर्तन के स्तंभ और पूरे राष्ट्र के परिवर्तन के अग्रदूत बने रहें। आपका ज्ञान, देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा हमारे लिए अमूल्य है। युवा पीढ़ी के लिए आप मार्गदर्शक बने और उन्हें अनुशासन, देशभक्ति और सेवा के मूल्य सिखाते रहें। आइए हम एक ऐसा विश्व बनाने का संकल्प लें जहां भारत प्रगति, एकता और शक्ति का प्रतीक बने। हम देश के संरक्षक हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे वर्दी में हो या सेवानिवृत्ति के बाद। अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करता हूं। आइए हम एक उज्जवल, मजबूत और समृद्ध भारत बनाते हुए हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी विकास और विरासत के जुनून से आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।